हेलो एवरीवन। सो कैनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के लिए, पियर्सन आईटी फाउंडेशन के लिए क्लास 9। क्लास 8 में कैनेमेटिक्स हुआ था, लेकिन उसमें थ्योरी हम लोग नहीं किए थे, केवल क्वेश्चंस था, और इसलिए सोच रहे कि नहीं, थ्योरी इसमें कराना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब इस चैप्टर को सोचा कि शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें ये समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने एक बुक, जब सोचा कि टाइम और स्पेस को लेकर बात हो रही है, तो एक बुक मैंने अलग से उसको पढ़ने की कोशिश की और काफ़ी कुछ उसमें जानने को भी मिला था। तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी अथी करते हैं कि कैसे उसमें क्या क्या था। तो कैनेमेटिक्स में क्लास 9 में 3 चीज़ केवल ज़्यादा पढ़ना है। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, ये वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडीज़। फ्रीली फॉलिंग वर्टिकली प्रोजेक्टेड दोनों तो 1 ही डायमेंशनल की चीज़ हो गई, और एक है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लास 8 में प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं था, बाकी फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडीज़ पर तो काम हुआ ही था। ये इसमें तो जो भी एक्सेलरेशन या जो भी हर तरह के, बस एक नया है प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस पर थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनाएंगे इस पर। तो सबसे पहले कैनेमेटिक्स के बारे में जब स्टार्ट कर ही रहे तो कैनेमेटिक्स का डेफिनेशन देखेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा, ये क्लास बहुत हार्ड होने वाला है क्योंकि इसमें वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी जो कैनेमेटिक्स में नहीं होती हैं, और शायद बहुत बाद में जाके होंगी, बहुत साल बाद, लेकिन अभी कहीं नहीं मतलब होता है। तो कैनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फोर्सेस एंड एनर्जीज इन्वॉल्व इन इट। कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कोई भी पार्टिकल, उसका मोशन हो रहा है, तो क्यों मोशन हो रहा है इसको नहीं देखेंगे, बस मोशन हो रहा है उसको हमको स्टडी करना है। क्यों हो रहा है उसको यहाँ नहीं देखना, उसको डायनेमिक्स में देखना है। कैनेमेटिक्स में बस उसके मोशन को डील करते हैं, पार्टिकल्स के मोशन। ठीक है, अब पार्टिकल्स कितना छोटा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो यही बता रहा था, पार्टिकल्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट टेकिंग इन अकाउंट द फोर्सेस एंड एनर्जीज इन्वॉल्व्ड इन इट। ठीक है, अच्छा, ए पार्टिकल क्या हो सकता है? अ पार्टिकल ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सटेंट। ठीक है, विदाउट एक्सटेंट का कहने का मतलब कि जैसे कि अब पार्टिकल इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि वो एटम की तरह। ठीक है, एक छोटा सा जो एटम होता है, जिसको परमाणु कहते हैं, उसके मूवमेंट को आप कैसे एनालाइज करोगे, है ना? उसके लिए तो बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप वगैरह चाहिए। तो ऐसे चीज़ को भी हम लोग पार्टिकल्स लेके मोशन में स्टडी नहीं करते हैं। जैसे कि आपके ब्रेन में बहुत सारे सेल्स हैं, उनका भी तो मोशन हो रहा है, तो क्या उसको भी कैनेमेटिक्स में पढ़ेंगे? शायद नहीं। ठीक है, तो पार्टिकल इस पर भी डिपेंड करता है उसका साइज, कि आप कितनी डिस्टेंस उसे ले जा रहे हो। जैसे कि एक कार है, मान लो एक कार है, तो बहुत बार जब कार को बहुत ज़्यादा दूरी कवर करना है तो इसको हम एक पार्टिकल मान लेते हैं, लेकिन दरअसल ये पार्टिकल मानना पूरी तरह सही नहीं है। अगर छोटा डिस्टेंस है, मान लो इस कार को, बस मान लो कार का अपना लंबाई कितना रहता है, 3 मीटर मान लेते हैं, और इसको मैंने बस केवल और केवल 6 मीटर इसको डिस्प्लेस करवाया। ठीक है, तो अब इसका जो फ्रंट पॉइंट है और बैक पॉइंट है, ये दोनों एक पॉइंट की तरह बिहेव नहीं करेगा इस डिस्टेंस के लिए। ओके, ये दोनों अलग अलग पॉइंट के लिए। अब कार एक पार्टिकल नहीं रहा। ठीक है, छोटे दूरी के लिए कार एक पार्टिकल नहीं रहा, क्योंकि इसका जो फ्रंट पॉइंट है और इसका जो बैक पॉइंट है, इसके बीच में भी 3 मीटर का डिस्टेंस है, और खुद जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 6 मीटर है। ठीक है, तो अब लेकिन इसी कार को अगर मान लो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ले जाना हो, तो कार को, इस पूरे कार को एक पार्टिकल मान सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाँ, एक पार्टिकल है या कार है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, और एक्सेलरेशन जो भी निकालना हो या वेलोसिटी या जो भी डिस्टेंस ट्रेवल, वो हम कर सकते हैं। तो आ रही बात समझ में? अ पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सटेंट। अ पार्टिकल इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन रिलेटिव टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो इसके लिए केवल ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रेस्ट में दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको वो चीज़ रेस्ट में दिख रहा हो, जैसे आप यहाँ पर खड़ा हो और आपको दिख रहा हो कि ये रेस्ट में है, लेकिन हो सकता है मुझे ये चलते हुए दिखे, यही चीज़ मुझे चलते हुए दिखे। ठीक है, यही चीज़ मुझे क्या हो चलते हुए दिखे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं दूसरा टाइम एंड रेफरेंस में जाकर इसको देख सकता हूँ कि ये मेरे लिए मूव कर सकता है, क्योंकि सराउंडिंग पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल,
आपके लिए ये चीज़ रेस्ट में है, तो जैसे आप बस में बैठे हुए हैं तो बस आपके लिए रेस्ट में है, ठीक है। आप बस में बैठे हुए हैं तो बस आपके लिए तो रेस्ट में है ना, ठीक है। बस चल रही है लेकिन आप उस पर बैठे हुए तो बस तो रेस्ट में है, लेकिन मेरे लिए मैं जब देखूंगा तो बस है, उसको मुझे क्या दिखेगा कि बस चल रही है और आपका भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। बस तो चल ही रही है, आपका भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, उतना एग्जाम्पल न जान के एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड। अर्थ पर कोई मान लो आप खड़े हैं और मैं यहाँ पर मतलब हम दोनों सामने सामने खड़े, तो आप मुझे क्या देखेंगे कि मैं चुपचाप खड़ा हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई मान लीजिए सन पर तो कोई रह नहीं सकता, तो तुरंत जल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सन से कोई मुझे देखे, ठीक है, या हम दोनों को देखे, तो हम दोनों उसको चलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। उसके लिए मैं भी चलते हुए नजर आऊँगा। तो यही बता रहा है कि पार्टिकल इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द सराउंडिंग डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और मोशन कब कहलाएगा? अ पार्टिकल इज सेड टू बी एट मोशन, यहाँ पर केवल मोशन लिख देना काट के। अ पार्टिकल इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द सराउंडिंग चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बार में ही इस लेक्चर का जो मेन थीम है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। अब टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड बताने के पहले मैं एक चीज़ आपसे मैं सीधे एक चीज़ पे आना चाहता हूँ जो मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता था कि टाइम, हर जगह टाइम आता है। आप स्पीड भी लिखते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी बताएंगे। स्पीड का तो टॉपिक शुरू हो जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, ठीक है। हालांकि ये पूरी तरह सही नहीं है इस तरह से लिखना। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पेस के बारे में बात होती है। अगर कहीं स्पेस ना हो तो क्या वहाँ कोई डिस्टेंस कोई ट्रैवल कर सकता है? जैसे कि मान लीजिए कमरा पूरा भरा हुआ है आपका, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। आप उसमें एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं? उस कमरे में एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं? नहीं। कमरे में तभी आप चल पाते हैं जब वो खाली हो, ठीक है। आप एक आ रही बात समझ में? तो खालीपन क्या होता है? स्पेस होता है। स्पेस को हिंदी में अंतरिक्ष भी बोलते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी स्पेस में है। और सिंस स्पीड में डिस्टेंस और टाइम दोनों आ जा रहा है, तो क्यों ना स्पेस और टाइम को डिस्कस किया जाए, ठीक है। मैं यही चीज़ सोच रहा था कि तो ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन देख लेते हैं। मोशन तो बता दिया कि मोशन क्या होता है। अ पार्टिकल इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। बाकी आपके बुक में मोशन के 4 ही प्रकार दिए हुए हैं: रैंडम मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन। रैंडम मोशन में जैसे कि जैसे सुबह जब आप खिड़की मतलब खोलते हो या जब तो आप देखते हो कि डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, है ना। सूर्य की रोशनी में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जिगजैग मोशन में मूव करें। या फिर ब्राउनियन मूवमेंट का आप नाम सुने होंगे, तो वो रैंडम मोशन का उदाहरण हो गया। ट्रांसलेशन मोशन यानी सीधी रेखा में गति करना, जैसे कि अब 1 डायमेंशनल 1D मोशन क्या है, जिसमें केवल सीधा सीधा चलते रहे, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन मोशन का उदाहरण हो गया, है ना। रोटेशनल मोशन जैसे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है, ये रोटेशनल मोशन का उदाहरण हो गया। और भी बहुत सारा रोटेशनल मोशन का उदाहरण है, ठीक है। एक चक्का जो घूमते रहता है, गाड़ी का जो चक्का, वो भी रोटेशनल मोशन है। ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, तो बहुत सारे ऐसे मोशन हैं जो ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी होते हैं। जैसे कि एक पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है, यहाँ से यहाँ तक गया, जहाँ पर इसका मीन पोजीशन ये होता है और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ गया, तो एक साइकिल कंप्लीट होता है। ये अपने ही जगह पर। फिर आपके स्कूल में जो बेल है, तो वो जो इलेक्ट्रिक बेल है, बहुत सारे स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल नहीं होगा, तो आपने ध्यान दिया कि उस बेल में जो एक हैमर की तरह जैसे ही बेल को ऑन किया जाता है, तो एक हैमर जो होता है उस बेल पर लगातार क्या करता है, वार करते रहता है, ठीक है। और उसी के चलते साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो भी एक ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का उदाहरण हो गया कि वो, ठीक है। इस चीज़ को मैं बस एग्जाम्पल दे के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट,
तो इट इज़ द लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन ए मोशन इन ए गिवन इंटरवल। अब इतना बड़ा क्या लिखा हुआ है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोई भी बॉडी का, और वो पार्टिकल कैसा, इसके बारे में हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाले लाइन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए P से Q, वही जो एग्जांपल बहुत बार दिया जाता है हर जगह, P से Q तक गए और Q से R तक आए। मान लीजिए 3 किलोमीटर था और ये 4, तो अभी इधर ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर गए, फिर साउथ की तरफ 4 किलोमीटर आए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा गाइस, 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। लेकिन बस किलोमीटर लिख के नहीं बैठेंगे, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। तो आप बताओ, ईस्ट की तरफ गया फिर साउथ की तरफ गया, तो इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और इसका पॉइंट क्या होगा, PR होगा, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन है, P क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और R क्या है, फाइनल पोजीशन है, ठीक है। आ रही बात समझ में? इसको वेक्टर के तौर पे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, PR वेक्टर इज इक्वल टू PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर। आ रही बात समझ में? और डायरेक्शन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट का क्या यूज है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आते हैं थोड़ा सा स्पीड पे, और स्पीड को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आपका डिफिनेशन दिया हुआ है बुक में, बस। लेकिन स्पीड को बहुत बार लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम लेके चल जाते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से उतना सही नहीं है, ठीक है। ये बात सही है कि स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बट बहुत चीज़ है जो मुझे आपको स्पीड के बारे में बताना है। उससे पहले हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को एक बार देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टेंट है, किसी पार्टिकल का स्पीड उस क्षण पर, उस क्षण में कि उस पार्टिकल का कितना वेग है। स्पीड का हिंदी क्या होता है, वेग होता है। एक मिनट, वेग तो वेलोसिटी का होता है ना, स्पीड का चाल होता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टेंट, किसी क्षण पे उस पार्टिकल की चाल को ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टेंडिंग टू 0, ठीक है। यानी कि ऐसा होता है, S इज इक्वल टू डेल्टा D अपॉन डेल्टा T एंड लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। यानी कि बहुत छोटे टाइम पीरियड में जितनी दूरी ट्रैवल करता है कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल, सबसे छोटे से छोटे टाइम इंटरवल में उसको क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने SC वर्मा सर के लेक्चर में भी देखा था कि स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में कोई अंतर नहीं है। स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड में कोई अंतर ही नहीं है। स्पीड मतलब तत्काल क्षण में कितना है ये बताना है मुझे, ठीक है। स्पीड का मतलब भी वही, इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी मतलब वही है। लेकिन बचपन से जो आप स्पीड पढ़ते आ रहे हो ना, वो एवरेज स्पीड पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, एवरेज स्पीड, औसत चाल। इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन। जैसे कि आपको मेंटल मैथ्स के बुक में भी आप बहुत बार बनाए हुए कि अगर कोई कार मान लीजिए 120 किलोमीटर गई 2 घंटे में, ठीक है, 2 आवर में, तो बताइए कि उस कार की स्पीड क्या थी, है ना, उस कार की स्पीड। तो आप तो क्या लिखते हो, 120 अपॉन 20, तो इसका क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये एवरेज, ये स्पीड नहीं है, ध्यान देना। ये जो आया 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड नहीं है, ये एवरेज स्पीड है। अरे बस में, क्योंकि स्पीड इंस्टेंटेनियस होती है। अब वो गाड़ी यहाँ से शुरू की और यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक 120 किलोमीटर चली 2 आवर में, ठीक है, 2 आवर में 120 किलोमीटर चली। तो क्या इस गाड़ी का स्पीड हमेशा 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही था? तो क्या इस गाड़ी का स्पीड हर क्षण, हर मोमेंट 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही था? ऐसा नहीं होगा। कभी कभी गाड़ी ब्रेक लगाएगी, कभी एक्सेलरेशन होगा, कभी डिसेलरेशन होगा। लेकिन आप क्या लिख रहे हो कि 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं है कि हर क्षण 60 किलोमीटर पर आवर ही इसका स्पीड होगा, एवरेज है, लेकिन हर समय इसका स्पीड। आ रही बात समझ में? तो
ये चीज़ मैं बताना था कि आप जो पढ़ रहे हो वो स्पीड नहीं था, वो एवरेज स्पीड था। और इसी तरह के सवाल ज़्यादातर आपके पास आते थे। और स्पीड का मतलब है तत्काल, उस क्षण। जैसे कि आप बाइक पर जा रहे हो, आपके पीछे आपका दोस्त बैठा हुआ है और दोस्त ने पूछा कि हाँ भाई बताओ स्पीड कितना है अभी गाड़ी का। दोस्त ने अभी पूछा, मान लीजिए 12:20 और 30 सेकंड पे दोस्त ने बात पूछी, ठीक है। आपने स्पीडोमीटर देखा और उसके बाद उसको 12:20 और 31 सेकंड पर बताया कि देखो ऑडोमीटर में स्पीड कितना है, इतना बता रहा है, ठीक है। लेकिन आपने लेट कर दिया, क्यों? क्योंकि 12:20 और 30 सेकंड पे स्पीड उसने पूछा था और आपने घड़ी देखी और 12:20 30 सेकंड और 5 मतलब 0.5 सेकंड, ठीक है, उसको कह सकते हैं कि 0.5 एक और ले लो। उस समय का जो स्पीड था उस चीज़ को आपने दोस्त को बताया, क्योंकि आपके पास आवाज़ आपके कानों में जाने में भी थोड़ा समय जरूर लगता है। फिर आप स्पीडोमीटर को देखिएगा, स्पीडोमीटर के, लेकिन दोस्त ने जिस समय पूछा उस समय जस्ट आपने स्पीडोमीटर नहीं देखा था। आ रही बात समझ में? थोड़ी नैनो सेकंड की भी 10⁻⁹ सेकंड का भी लेट हुआ होगा, ठीक है। बहुत 0.0001 इतना सेकंड का भी लेट हुआ ही होगा। अरे बस समझ में। और इतने में तो गाड़ी कितनी आगे बढ़ गई होगी, और हो सकता है उस समय गाड़ी स्पीड अप हो रही हो या डिसरेट कर रही हो। तो जिस समय दोस्त ने पूछा था स्पीड, उसका तो आप नहीं बता पाए, लेकिन जिस समय आपने देखा उसका आपने बताया, और वो भी थोड़े देर बाद वो उसको सुनेगा, क्योंकि साउंड की भी तो अपनी स्पीड है ना, 330 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड इंस्टेंटेनियस ही होता है, उसी क्षण मुझे चाहिए वो चीज़, ठीक है। जस्ट उस समय जैसी स्पीड की बात होती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट बात था उसको मुझे बताना है, और वो है टाइम। स्पीड में डिस्टेंस भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है। डिस्टेंस स्पेस से रिलेटेड है, और टाइम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टाइम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे इस पर, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कैनेमेटिक्स के, जितने भी क्वेश्चन है लेवल 1 लेवल 2 जो भी हैं। तो ठीक है, मैं क्या पूछ रहा था कि टाइम क्या है। अब आप घड़ी मत देखने लग जाना और बताना कि अभी 5 कितना मिनट हो रहा है, 6 के, मैं वो नहीं पूछा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि समय क्या है, क्या है समय। क्योंकि आज से 6-7 हजार साल पहले या 10 हजार साल पहले जब घड़ी नहीं थी, क्लॉक नहीं थे, फिर भी समय तो था ना, फिर भी सूर्य उगता था, सूर्य डूबता था, चंद्रमा आकाश में रात में आते थे, तारे थे, आदमी जन्म लेता था, आदमी बूढ़ा होता था, आदमी मरता था, गर्मी आता था, बरसात आता था, शीत ऋतु आता था, वसंत ऋतु आता था। टाइम तब भी तो था, दिन तब भी होते थे, रात तब भी होते थे, घड़ी नहीं थी तब भी। इसका मतलब ये है कि टाइम का संबंध घड़ी से लेना देना नहीं है इसका। लेकिन हम लोग का ये मानना होता है कि घड़ी है तो ही टाइम है, ऐसा नहीं है। घड़ी नहीं भी रहती फिर भी ये सब होता। तो घड़ी से टाइम नहीं है, टाइम से घड़ी है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि समय क्या है। समय घड़ी नहीं है आप जो सोच रहे हो। आपकी घड़ी भी एक देश में हर समय एक ही टाइम नहीं होता है। जैसे भारत का जो समय है वो लंदन से ग्रीनविच से पास, जो अगर वहाँ 12 बज रहे हो ग्रीनविच में, 12 बजे दोपहर हो रही हो, तो भारत में 5:30 बजे शाम होता है। तो घड़ियाँ तो सेम नहीं दिखा रही हैं। इसका मतलब तो फिर टाइम क्या है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि टाइम क्या है। इसको सोचना थोड़ा सा कि टाइम क्या है। जो स्पीड में जो बार बार टाइम आ रहा है उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं। क्या समय कोई आदमी है क्या? उसको किसी ने बनाया है समय को, और समय को और किसी ने बनाया है तो कितना समय पहले। यानी समय से ही पूछना पड़ेगा मुझे कि आप कितना समय पहले बने हो। ये तो हो नहीं सकता है। क्या ईश्वर ने समय को बनाया है? और मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि समय के चलते हम लोग बूढ़े होते हैं या कोई चीज़ मरती है मिटती है। अगर समय को रोक दिया जाए तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे आप अभी जवान है और समय को मैं रोक दिया तो आप बूढ़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका बूढ़ा होना शरीर से नहीं बल्कि उस समय से रिलेटेड है। आ रही बात समझ में?
तो समय क्या है, ये कैसा दिखता है? जैसे महाभारत सीरियल शुरू होता है तो उसमें भी बोलता है कि मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। तो समय के बारे में विकिपीडिया पर जो एक दो लाइन लिखा हुआ है कि टाइम इज द कंटिन्यूड सीक्वेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इवेंट्स that occurs in an apparently irreversible succession from past through the present into the future. Continued sequence of existence and event that occurs in an apparently, event मतलब कोई कार्य, कोई घटना, ठीक है, लगातार होने वाली घटनाओं का जोड़ है समय, जो कि इस तरह घटती है कि पीछे नहीं जाया जा सकता है। घटना हमेशा आगे घटते जाएगी, पीछे नहीं जा सकते हैं उसके, ठीक है। अभी एक मूवी आई थी टेनेट, क्रिस्टोफर नोलन ने उसे डायरेक्ट किया था इस मूवी को। इसमें क्या हुआ था कि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम पीछे नहीं जा सकते, केवल आगे ही आगे जा रहे हैं, ठीक है। ये बात तो आप मानते हो, लेकिन टेनेट मूवी में एक ऐसे दुनिया की कल्पना की गई है गाइस जो आगे नहीं जाती है बल्कि पीछे जाती है, ठीक है। उस मूवी को मैंने पूरा देखा नहीं, लेकिन उसके ट्रेलर में दिख रहा था और थोड़ा सा मैं समझा भी था। तो टेनेट में दुनिया पीछे की ओर जा रही थी, लेकिन हमारी दुनिया हमेशा आगे की ओर जाती है, पीछे हम लौट ही नहीं सकते कोई चीज करने के लिए। तो टाइम का ये डिफिनेशन किसने दिया है? विकिपीडिया के अनुसार। लेकिन ये भी कोई खास अथी नहीं है। अगर आपको और ज़्यादा टाइम के बारे में जानना है तो कार्लो रोवेली की बुक द ऑर्डर ऑफ टाइम ज़रूर पढ़ना। शुरू के कम से कम 70-80 पेज तो ज़रूर ही पढ़ना। 190 या 191 पेजेस हैं इस बुक में। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ टाइम या स्पेस को लेकर, वो इसी बुक से ज़्यादा रिलेटेड है। दरअसल जब मैं भी काइनेमेटिक्स इसको पढ़ा तो मुझे भी अच्छी जानने का मौका मिल रहा था कि स्पेस और टाइम के बारे में मैं जानूं, क्योंकि स्पीड का संबंध स्पेस और टाइम से है। तो इसीलिए मैं कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि अगर एक टेबल है, ठीक है, एक क्लॉक को आप यहाँ रखते हो, एक यहाँ क्लॉक है और एक क्लॉक, मान लीजिए क्लॉक नंबर 1 यहाँ है और क्लॉक नंबर 2 यहाँ पर है, ठीक है। क्या आपको पता है कि अगर आप कुछ महीने बाद, मान लीजिए 6-7 महीने बाद अगर आप इसको कंपेयर कीजिएगा, दोनों क्लॉक का टाइमिंग सेम है, और 6-7 महीने बाद अगर कोई अच्छे मशीन से इसको मेज़र कीजिएगा कि क्या टाइम में कोई अलग हुआ है, क्या कोई घड़ी, ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई फास्ट हो गया कोई स्लो हो गया, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो क्लॉक नीचे था वो थोड़ा स्लो चल रही थी, वो थोड़ा स्लो है, जबकि टाइम शुरू में दोनों का सेम था 6-7 महीना पहले या 1 साल पहले, और ये थोड़ा फास्ट हो गया है। और ये आपको नहीं, मशीन से आप जब अब इसको अथी करोगे तो ऑब्जर्व करोगे तब आपको पता चलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। कोई चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है, इसमें भी टाइम का ले देना है, क्योंकि पृथ्वी के पास टाइम स्लो हो जाती है, ठीक है। ये सब हम देखेंगे कि थिंग्स फॉल डाउनवर्ड बिकॉज डाउन देयर टाइम इज स्लोड बाई अर्थ। ग्रेविटी तो है, लेकिन ग्रेविटी क्यों है, ग्रेविटी का जन्म कहाँ से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का जन्म कहाँ से होता है? जब स्पेस में कोई बॉडी आता है और वो वहाँ के स्पेस और टाइम को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, उसको फ्लक्चुएट कराता है, उससे उसके कारण प्रभावित हो जाता है वहाँ का स्पेस। और जैसे कि अगर जहाँ हमारी पृथ्वी है, अगर वहाँ हमारी पृथ्वी नहीं होती तो वहाँ तो खाली जगह होता, लेकिन पृथ्वी ने यहाँ आकर यहाँ के समय को प्रभावित किया है। हर स्पेस का अपना एक टाइम है और यहाँ के स्पेस को प्रभावित किया है, ठीक है। इसीलिए हमारा अपना टाइम एक जोन है, हमारा एक अर्थ का अपना एक टाइम थी, जिससे हम, तो समझ में आ रही है बात। तो कोई भी बॉडी अफेक्ट करती है, जब वो स्पेस में आती है तो वो वहाँ के टाइम को और वहाँ के स्पेस को मैनिपुलेट करती है, और वहाँ से उसका जन्म होता है, ग्रेविटी का वहाँ से जन्म होता है। आपने सोचा है कभी अर्थ है और ये सन है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, क्यों? जबकि दोनों जुड़े भी नहीं हुए हैं कुछ चीज़ से, या ऐसा भी नहीं है कि ये प्लस साइन, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए अट्रैक्ट है, ऐसा भी नहीं है। दरअसल इन दोनों ने अपने आसपास के टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट किया है, ठीक है, अफेक्ट किया है, जिसके चलते वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स का जन्म हो रहा है। अभी तक केवल आप समझ रहे हो कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का जन्म होता कहाँ से है, उसका नेचर क्या है? सो द डिफरेंस, ठीक है, तो यही चीज़ है कि हम, और बोल्ट्जमैन ने भी यही कहा था कि हम
उस ब्रह्मांड के जो इसमें हम रह रहे हैं उसके पूरे डिटेल्स को अकाउंट में नहीं लेते हैं, पूरे माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स को अकाउंट में नहीं लेते हैं, इसलिए हमें समय की प्रतीति होती है। अगर हमने कभी भी पूरे ब्रह्मांड के जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट के जो अकाउंट का जो डिटेल है टेक इनटू अकाउंट ऑफ ऑल द डिटेल्स ऑफ द एग्जैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ हमारे समय का अंतर खत्म हो सकता है। फॉर एवरीथिंग दैट मूव्स टाइम पासेस स्लोली। जैसे कि मान लीजिए आपका एक दोस्त दौड़ते रहा, ठीक है, वह 10 साल तक दौड़ते रहा स्पीड से, और आप अपने मतलब आप तो घर में रहें, तो आपको पता चलेगा कि इस दोस्त के हाथ में मान लीजिए इस दोस्त की उम्र थोड़ी कम हुई है। आ रही बात समझ में? मान लीजिए ये दोस्त आपका दोस्त 10 साल तक दौड़ते रहा और आप तो इसका तो आप जब 10 साल बाद, इसके लिए तो 10 साल है, लेकिन आपके लिए ये ज़्यादा इसकी उम्र हो जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ मूव करती है तो वहाँ टाइम स्लो हो जाता है। आ रही बात समझ में? कैसे कोई चीज़ नीचे है, पृथ्वी के नज़दीक है, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है, उसी लिए कोई, तो ये चीज़ बहुत चौंकाने वाली है इस बुक की, और मैं बताना चाहता था कि ज़रूर इसको पढ़ना, इस बुक को। प्रॉपर टाइम डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन वेयर यू आर एंड योर डिग्री ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू मासेस, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड एट विच यू मूव। अगर आप स्पीड मूव कर रहे हैं तो आपके लिए समय कम बीतता है। और वैसे भी टाइम ट्रेवल की बहुत सारे बुक्स या नॉवेल्स आपने पढ़ी होगी या फिल्म्स देखी होंगी। द नोशन ऑफ द प्रेजेंट रेफर्स टू थिंग दैट आर क्लोज टू अस, नॉट टू एनीथिंग दैट इज फार अवे। जो प्रेजेंट का हमारा नोशन है कि वर्तमान है, हमारे लिए जो वर्तमान है पृथ्वी पर, जरूरी नहीं कि वो मार्स के लिए भी वर्तमान हो, या जरूरी नहीं कि वो प्लूटो के लिए भी वर्तमान हो। प्लूटो, अरे बस समझ में, वैसे तो वो ग्रह नहीं रहा, क्योंकि हमारा जो वर्तमान है वो हमारे आसपास के इंसिडेंट का वर्तमान है। जो हमारे आसपास है वो हमारे लिए वर्तमान होता है, ना कि जो बहुत दूर है। मान लीजिए यहाँ से कोई तारा 1 मिलियन लाइट ईयर दूर है, तो हमारा जो वर्तमान होगा और उस तारे पर जो वर्तमान होगा वो दोनों अलग अलग होगा। अरे बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, और लाइट का स्पीड और टाइम में बहुत अच्छा रिलेशन है। सो आवर प्रेजेंट डज नॉट एक्सटेंड थ्रू आउट द यूनिवर्स। हमारा प्रेजेंट बाकी, ये मत सोचिए कि हम जो यहाँ घटना घटित हो रहे हैं, या आज तारीख 14 जुलाई है तो यहाँ से 1 मिलियन लाइट दूर जो तारा होगा वहाँ भी आज 14 जुलाई होगा और 2021 चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ का प्रेजेंट कुछ अलग है। दरअसल सबका प्रेजेंट अलग अलग है, हर बॉडी का, ठीक है। तो आवर प्रेजेंट डज नॉट एक्सटेंड थ्रू आउट द यूनिवर्स, इट इज लाइक ए बबल अराउंड अस। बहुत रहस्य है टाइम को लेकर। टाइम को किसने बनाया, और अब क्या हम टाइम से बाहर निकल सकते हैं? क्या टाइम स्टॉप हो सकता है? क्या ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो दायरा है ये पूरा मर्ज होके केवल प्रेजेंट में आ सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्पीड में टाइम आता है हर चीज़ में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कई फॉर्मूला से टाइम आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे फॉर्मूला से टाइम आता है, हीट ट्रांसफर और हीट एनर्जी का जो हम बहुत सारे देखते हैं उसमें टाइम आता है। हर जगह मोशन में, रोटेशनल मोशन से लेके हर जगह के फार्मूला में टाइम आता है। तो टाइम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं स्पेस के बारे में। अरस्तु ने कहा था कि स्पेस क्या है? द प्लेस ऑफ ए थिंग। स्पेस में ही तो डिस्टेंस का हम अथी करते हैं। अगर स्पेस ही नहीं होता तो कोई कहाँ चल पाता? मैंने रूम का एग्जांपल दिया था ना। अकॉर्डिंग टू अरस्तु, द प्लेस ऑफ ए थिंग इज व्हाट सराउंड्स दैट थिंग। द प्लेस ऑफ ए थिंग इज व्हाट सराउंड्स दैट थिंग। किसी चीज के आसपास जो उसे घेरे हुए है, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक पेन है, इसको जिस चीज ने आसपास इसको घेरे हुए है उसी को स्पेस कहते हैं। लेकिन न्यूटन के अनुसार ऐसा नहीं है। न्यूटन सजेस्ट दैट वी शुड थिंक डिफरेंटली। द स्पेस डिफाइंड बाय अरस्तु, द इमरेशन ऑफ व्हाट सराउंड्स थिंग इज called relative, apparent and common by Newton. He calls absolute true and mathematical space in itself which exists even when there is nothing. लेकिन न्यूटन कहता है कि कोई चीज हो या ना हो वहाँ स्पेस जरूर होता है, और वो ट्रू है, वो एब्सोल्यूट है। कुछ ना होने पर भी स्पेस होता है। लेकिन अरस्तु क्या कहते हैं कि कुछ चीज है तो उसको जो घेरे हुए उसको स्पेस कहते हैं। लेकिन आइंस्टीन कुछ और ही कहते हैं स्पेस को लेकर। The answer is that time and space Newton had intuited an existence of beyond tangible matter do effectively exist. They are real. Time and space are real phenomena, but they are in no way absolute.
they are not at all independent from what happens, they are not as different from the other substances from the world as Newton has imagined them to be। तो आइंस्टीन दूसरी बात कहते हैं, आइंस्टीन अरस्तू और न्यूटन दोनों को मिला के कहते हैं कि न्यूटन जो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट है और वो भी पूरी तरह सही नहीं है, और जो अरस्तू कह रहे हैं कि नहीं कोई चीज़ है तो उसको जो घेरे हुए है वही स्पेस है, वो भी पूरी तरह सही नहीं है। दरअसल स्पेस एक रियल फेनोमेना है, ठीक है, और दे आर नॉट, और वो कोई इंडिपेंडेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट एज डिफरेंट, और वर्ल्ड के जो सब्सटेंस है उससे भी अलग नहीं है, जैसा कि न्यूटन ने इमेजिन किया था। आ रही बात समझ में? जैसे कि लाइट जो बना हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जो जाल है उससे लाइट है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज द वीव WEAVE ऑफ विच लाइट इज मेड, ठीक है। लाइट इन्हीं चीज़ों से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, आ रही समझ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ है। एज वेल एज द ओरिजिन ऑफ द फोर्सेज दैट मेक इलेक्ट्रिक मोटर्स टर्न एंड द नीडल ऑफ द कंपास पॉइंट नॉर्थ है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड, तो स्पेस किन चीज़ों से बना हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बना हुआ है। इनको हम फील्ड कह के नाम दे देते हैं, अरे बस समझ में, फील्ड कह के नाम देते हैं। तो ना तो अरस्तू ना ही न्यूटन, अब आइंस्टीन ने इन फील्ड्स की बात की। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसी फील्ड के चलते फोर्स ऑफ ग्रेविटी अस्तित्व में आती है, ठीक है, of the force of gravity, but it is also the texture that forms Newton's space and time, the fabric on which the rest of the world is drawn, the fabric on which the space of the world is drawn। Clocks are mechanism that measure its extension, घड़ियाँ तो बस एक मैकेनिज्म है, एक यंत्र है इन चीज़ों को इन मेज़र करने की, इनके एक्सटेंशन को, जो इन फील्ड है इनके एक्सटेंशन को मेज़र करने का एक बस यंत्र भर है घड़ी। बाकी जो स्पेस है और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड है और जो तरह तरह के जो फोर्सेस है उनका एक अपना फील्ड होता है, इन्हीं फील्ड से बने हुए हैं वे, और वे इंडिपेंडेंट नहीं है। वे ऐसा नहीं है कि वो वर्ल्डली चीज़ से इंडिपेंडेंट है, वे डिपेंडेंट है और वर्ल्ड के अलग सब्सटेंस से, जो सब्सटेंसेस है उनसे अलग नहीं है। तो स्पेस को लेकर इन तीनों लोगों की जो बात है, तो आइंस्टीन की बात को सबसे ज़्यादा अति की जाती है आजकल के जो कम्युनिटी है, साइंटिफिक कम्युनिटी, उनमें जो स्पेस का सिद्धांत है आइंस्टीन को लेकर, वो आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हो। इस चीज़ को लेकर मैंने लिख दिया, और ये सब चीज़ें मैंने द ऑर्डर ऑफ टाइम कार्लो रोवेलो की बुक से लिया है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ मुझे बताना था कि स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल हम स्पेस की कदर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जब घड़ा खरीदने जाते हैं तो घड़ा को खरीदते हैं तो आप किसके लिए पैसा देते हैं? आप बस उस घड़े को चारों तरफ जो मिट्टी घेरे हुए है, ठीक, जिसको कुम्हार ने बनाया है, बस आप उसके लिए पैसा देते हैं। मान लीजिए 40 रुपये का आपने घड़ा खरीदा, चाहे 70 रुपये का घड़ा खरीदा, तो वो जो कुम्हार का मेहनत था, जो मिट्टी थी जो उसने बनाया, जिस मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से, उसके लिए केवल उसने पैसा लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि घड़े के अंदर जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसकी कीमत जानते हैं आप? उसकी कीमत पूरी दुनिया को बेचकर भी नहीं दिया जा सकता। जी हाँ, उसकी कीमत अमूल्य है, उसकी कोई मूल्य नहीं, इतनी मूल्य है कि आप उसे खरीद नहीं सकते हैं। स्पेस को कोई लेबोरेटरी में बनाया नहीं जा सकता, स्पेस को लेबोरेटरी में बनाया नहीं जा सकता, लैब में नहीं बनाया सकता स्पेस को। आदि बात समझ में, स्पेस में जितना स्पेस है, इसलिए आप देखते हैं कि स्पेस न घटता है न बढ़ता है, स्पेस को बनाया नहीं जा सकता। आप घर बनाते हैं तो घर पर पहले भी स्पेस था, अब आपने केवल ये किया कि 4 दीवार खड़ा कर दिए, यही ना किया आपने। तो घर जो होती है वो दीवारें से नहीं होती, वो जो खाली जगह है, स्पेस है उसके अंदर, उससे घर बनता है, तभी तो आप उसमें चल पाएंगे, बैठ पाएंगे। अरे बस समझिए। लेकिन अमूमन हम क्या सोचते हैं कि ये दीवारें ही घर है, नहीं, दीवार के अंदर जो खाली जगह है, जिसे स्पेस कहते हैं, वह असली चीज़ है, और इस स्पेस की कीमत बहुत ज़्यादा है। शुक्र मनाइए कि स्पेस की कीमत नहीं ली जाती है, वरना इस घड़े का दाम अरबों खरबों में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन केवल मिट्टी का पैसा ले रहे हैं हम लोग। तो स्पेस बहुत, अभी मैं पढ़ रहा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर क्वांटम फॉर्म बनाया जाए, क्वांटम फॉर्म, क्वांटम में फिजिक्स में पढ़ना है क्वांटम फॉर्म, तो वो पूरे दुनिया के जो महासागर है उसको उबालने में सक्षम है, उसको गर्म करने में सक्षम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, बस 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब जानते हैं आप, बहुत, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर वाइड और 1 सेंटीमीटर हाइट। ये तो 1 सेंटीमीटर नहीं है, ये तो लगभग मुझे लगता है 2, 3, 4, लगभग 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है।
हरी बात समझ में। तो इतना 1 सेंटीमीटर, आप समझिए कि इतना 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर का लेंथ, 1 सेंटीमीटर का हाइट और 1 सेंटीमीटर का वाइड है, ये क्यूब बनेगा। और उस स्पेस का अगर क्वांटम फॉर्म बनाया जाए, ठीक है, तो क्वांटम फॉर्म बनाया जाए, उसको वर्म होल या ये सब जो कंसेप्ट है उसका क्वांटम होल बनाया जाए, क्वांटम फॉर्म बनाया जाए गाइस, तो उससे जो एनर्जी निकलेगा उससे पूरी दुनिया के महासागर, जो चारों महासागर हैं, उसके पानी को वो उबाल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्पेस बहुत रहस्यमय चीज़ है, लेकिन हम लोग इस पर कभी सवाल नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म ही इसमें हुआ, तो बचपन से हम यही देख रहे हैं, पिताजी ने भी यही देखा, दादाजी ने भी यही स्पेस को देखा और इसी में जन्म हुआ है। अमूमन आदमी वहाँ नहीं देख पाता है जहाँ वो खड़ा है। दिए के नीचे अंधेरा होता है, दिए की रोशनी चारों तरफ फैलती है लेकिन नीचे ही उसका अंधेरा हो जाता है। तो जहाँ हम हैं वहाँ हम नहीं देख पाते हैं। स्पेस बहुत रहस्यमय चीज़ है, टाइम बहुत रहस्यमय चीज़ है। आप इस पर और भी बुक्स हो तो आप उसको पढ़िए गाइस, क्योंकि स्पीड में स्पेस और टाइम दोनों आता है और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, स्पेस अपॉन टाइम का रिलेशन है। स्पेस इनटू टाइम का नहीं है, स्पेस प्लस टाइम का नहीं है, या स्पेस माइनस टाइम का भी नहीं है, या कोई स्क्वायरिंग ये सब नहीं है, स्पेस अपॉन टाइम का है। तो ये जो स्पीड अपॉन, ये बहुत अद्भुत फार्मूला है। किधर गया ये जो आप देख रहे हो, स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। और ये मैंने क्यों लिखा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा जिसमें हम एग्जाम्पल्स भी देंगे आपको। तो गाइज ये जो आप पढ़ते आ रहे हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मिस्ट्री भरा फार्मूला है। अरे समझ में, बहुत रहस्यमय और बहुत ही अद्भुत फार्मूला है ये। लेकिन बचपन से हम देख रहे हैं तो हमें अद्भुत नहीं लगता, हमें तो सब चीज़ सामान्य लगता है, क्योंकि हमने उस आंखों से देखा ही नहीं, हमने उस चीज़ से सोचा ही नहीं कि ये क्या है, आखिर डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, स्पीड अगर है तो कैसे रिलेशन बन रहा है, टाइम है क्या, आखिर क्या घड़ी टाइम है? घड़ी तो केवल टाइम बताता है, लेकिन टाइम तो कुछ और है। क्या सभी जगह एक ही टाइम होते हैं? इसका नेचर क्या है टाइम का? ठीक है, स्पेस क्या है, स्पेस किन चीज़ों से बना है, हम जिस स्पेस में रह रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझाने के लिए मैंने क्लास मेन चीज़ से किया था। आगे हम लोग क्या क्या देखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड को देखेंगे, ठीक है। और मैंने ऐसा क्यों लिखा, एस इज इक्वल टू, ये क्या है, स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम लिखा। और ऐसा क्यों लिखा ये देखेंगे। फिर हम लोग वेलोसिटी देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे और फ्री फॉल के बारे में देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो आप उस बुक को जरूर पढ़ना, द ऑर्डर ऑफ टाइम बाय कार्लो रेविलो। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और नोट्स को अगर आपको करना है तो आप नोट्स को कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है इसमें नोट्स में, बुक्स को पढ़ना। और सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।